ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग विराम कोण या फिर एंगल ऑफ रिपोज। आप लोग हेडिंग का नाम डालना विराम विराम कोण या फिर एंगल ऑफ रिपोज, है ना। कल हमने घर्षण गुणांक पढ़ लिया, घर्षण संतुलन पढ़ लिया हमने, है ना। और आज क्या पढ़ने वाले हम लोग विराम कोण। क्या होता है सर विराम कोण, इसको हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। इसको अभी हम लोग समझते हैं। देखो क्या होता है विराम कोण। मान लो उदाहरण तौर पे कि ये मेरी एक क्या सतह है, इसको बोलते हैं मैंने क्या सरफेस। सरफेस का मतलब होता है सतह। ये मेरी क्या एक सतह है और इस सतह से मैंने एक बॉक्स को यहाँ पर रख दिया, कितने डिग्री, थीटा 1 डिग्री पे। बात को मेरे ध्यान से सुनना आप लोग। जैसे एक मान लो ये बेड़ी हो गई हमारी, तो बेड़ी जैसे हमारी तिरछी है और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वैसे क्या करता हूँ मैं, फिर ये यहाँ पर क्या हुआ कि एक बॉक्स रखा हुआ मेरा, या एक गुटका रखा हुआ है, या एक पिंड रखा हुआ है, या एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है। एक क्या रखी हुई हमारी, एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से। सर अब ये पिंड मेरा कैसा है, तिरछा रखा हुआ है ना, तो जब फिसलेगा तो मेरा इधर ही आएगा ना, ये नीचे ही फिसलेगा। तो यहाँ पर फिर तो मेरा इधर पर लग गया। तो हमेशा हमको पढ़ा है कि सर जो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमारा, वो उसकी विपरीत दिशा में लगता है। फ्रिक्शन फोर्स हमारा उसकी विपरीत दिशा में लगता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो सर यहाँ पर देखो, मान लो ये मेरा एक पिंड का वजन हो गया, तो सर ये पिंड का जो वजन होगा ना, ठीक यहाँ से नीचे आएगा ये। अब ये पिंड का वजन ऐसा नहीं जाएगा हमारा, पिंड का वजन कैसे जस्ट नीचे आएगा ना, भले मेरी पेन इस टाइप से और एक पिंड का वजन तो हमेशा नीचे ही आता है ना। तो ये क्या हो गया मेरा W हो गया। और सर ये लाइन दिख रही है मेरी, इस लाइन के जस्ट इसी हमारी एक रिएक्शन लगती है, जिसको बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया यानी नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या हो गया मेरा नॉर्मल रिएक्शन हो गया मेरा ये। कोई दिक्कत यहाँ तक। सर ये क्या हो गया मेरे पास, फ्रिक्शन हो गया। ये क्या हो गया मेरा, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। और ये क्या हो गया मेरा, फोर्स हो गया, जो हम लोग बल लगाएंगे ना वो वाला। सर W क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पर वेट हो गया। वेट का मतलब होता है इसका वजन। W क्या हो गया, इसका वजन हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग और। तो विराम कोण क्या होता है, देखो इसकी परिभाषा लिखने की कोशिश कर रहा हूं ना मैं, पूरा ही पूरा हम लोग किसी भी थ्रू में लिख देंगे। जब कोई पिंड या इसको कोई ना बॉडी किसी नत सतह पर लगा है। ध्यान से देखो। सर नत बोला यहाँ पर, क्या बोला मैंने यहाँ पर, नत सरफेस। हम लोग भी न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो सर एक पिंड तो हमने ऐसे कुछ बॉक्सों पर रखा हुआ था, और ये हमारा कौन सा केस हो गया, इंक्लाइन वाला हो गया ना हमारा। सर अगर मैं जहाँ पर बॉक्स मेरा इस टाइप से कुछ रखा हुआ था, तो वहाँ पर मैं घर्षण कोण का मान निकालता था। किसका मान निकाला मैंने, घर्षण कोण का मान, यानी विराम कोण भी निकाला मैंने। लेकिन बेटा सॉरी, घर्षण कोण या घर्षण समकोण निकाला मैंने, लेकिन ये बॉडी कैसी मेरी यहाँ पर तिरछी रखी हुई है। तो जब फिसलेगी तो बल वगैरह लगेगा कुछ। तो कहने का अर्थ ये होगा कि कौन सा केस हो गया मेरे पास, एंगल ऑफ रिपोज का केस हो गया। तो जब कोई पिंड नत सतह पर लगा है या रखा हुआ है, रखा है नत सरफेस, देखो इसको बोलते हैं नत
झुकाव पे रखा हुआ है, यानी तिरछेपन में रखा हुआ है, इसको क्या कहेगा बेटा? लंब सरफेस। कोई दिक्कत यहाँ तक? तथा ये बॉडी स्टैटिक्स कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? स्थितिक कंडीशन में, स्थितिक पढ़ा था ना हम लोगों ने, स्थितिक यानी चरम कंडीशन में, चरम पढ़ा था ना, चरम पर। स्टैटिक कंडीशन में फिसलने की दिशा में हो, फिसलने को कहेंगे हम लोग क्या? स्लीपिंग की कंडीशन में हो, ठीक है, स्लीपिंग की कंडीशन में हो। तो अब ये कैसे फिसलने की कंडीशन है मेरी? तो बॉडी सरफेस मतलब ये वाली सरफेस हमारी, सरफेस यानी ये वाली सरफेस से थीटा डिग्री, सरफेस से थीटा, ये थीटा है ना, सरफेस से थीटा डिग्री कोण पर झुकाव के द्वारा रखी हुई है, ठीक है, झुकाव के द्वारा रखी हुई है, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज सरफेस से, क्षैतिज सतह है ना, क्षैतिज सतह से इंक्लाइन सरफेस, इंक्लाइन सरफेस है ना, इंक्लाइन का मतलब झुकाव, इंक्लाइन का मतलब क्या होता है? झुका। आप जैसे ऐसे झुक गया ना, तो ये मेरी की बॉडी हो गई इंक्लाइन सरफेस हो गई, तो इंक्लाइन से झुकाव के बीच में बनने वाले कोण को, कोण या लिख सकते हैं आप, एंगल लिख सकते हो, एंगल को विराम कोण, या इसको कहते हैं हमने एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो इसे हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बेटा ध्यान देना, हम लोगों को ये है ना बहुत न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ये कि हमको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है। देखो कोई यहाँ तक तो पूरा समझ में आ गया हम लोगों को। अब इसको ध्यान से देखना। देखो अगर
अभी तक मैंने आप लोगों को रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ाया नहीं है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन वाले। लेकिन एक बार ध्यान देना आप लोग, सर ये P बल मेरा यहाँ से ऐसा लग रहा है, ये P बल ऐसा लग रहा है, तो इसी के 90 डिग्री ये वाला, इसी के 90 डिग्री। अब 90 डिग्री देखो, अगर ये यहाँ पर P मेरा कुछ इस टाइप से लग रहा है तो 90 डिग्री पर ऐसे जाएगा, कुछ जाएगा कि जाएगा। अब एक बार ध्यान देना कि जिसके साथ में कोण बन रहा है ना हमारा, जिसके साथ में कोण बन रहा है बेटा, उसको क्या किया मैंने, क्या cos थीटा लिख दिया इसको क्या लिख दिया मैंने, cos थीटा। और जिसके साथ में कोण नहीं बन रहा है, जिसके साथ में कोण नहीं बन रहा है उसको ले लिया क्या मैंने, ये वाले भाग को। तो इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको लिख दिया मैंने क्या, sin थीटा। इसको क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, sin थीटा। ठीक है, देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अपने को, है ना। अब हमें मेरी एक बात ध्यान से सुनना। अब देखो सर, इस पिंड का पूछते मेरे पास भार होगा, तो ये W होता है कितने m/g के बराबर होता है ना सर। इसके ऊपर कोई बल लग रहा है तो यहाँ पर भी m/g के बराबर होगा सर। जितना यहाँ पर लग रहा है उतना भी मेरा ये m/g के बराबर होगा। अब एक बार ध्यान से देखना, आप लोग यहाँ पर करते हैं सर, यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है मेरा, F लग रहा है ना। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग करेंगे समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। दो कंडीशन है सर। क्षैतिज बल दिख रहा है आपको सर, क्षैतिज दिशा में कौन कौन दिख रहा है, देखो एक तो ये sin थीटा मेरे को दिख रहा है ये, और एक देखो क्या दिख रहा है, F दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स की अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पर, तो सर F बराबर P mg sin थीटा हो जाएगा ये। अरे ऑलरेडी यहाँ पर बल P लग रहा था मेरा, और mg इसकी बॉडी का मास हो गया ना मेरे पास, और mg sin थीटा हो गया मेरे पास। यहाँ तो कोई दिक्कत है या सर आपने यहाँ पर P क्यों लिखा, अरे P की जगह जब मैंने mg रख दिया तो यहाँ पर P लिखने की हमको आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अरे समझ में आया यार कि अगर एक बल मेरा उल्टी दिशा में लग रहा है, ये बल मेरा नीचे लग रहा है, एक तो हमारा माइनस का होगा, एक प्लस का होगा। जैसे कल देखा था ना कि इधर मुंह वाला हमारा प्लस का होता है और इधर मुंह वाला हमारा क्या माइनस का होता है। तो सर ये mg sin थीटा तो मेरा क्या माइनस का हो जाएगा, इधर जाके बराबर में जाने के उधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखना सर, वर्टिकल फोर्स यानी ऊर्ध्वाधर बल की बात कर रहा हूं मैं, तो ऊर्ध्वाधर बल सर एक मेरे को दिख रहा है यहाँ पर cos थीटा दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है मेरे को यहाँ पर r दिख रहा है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कि जो r होगा ना मेरा, वो mg cos थीटा के बराबर होगा। क्या mg cos थीटा के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर अपने को, नहीं है ना। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या मेरी बात ध्यान से सुनो, या एंगल ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण गुणांक का बराबर क्या होता है, घर्षण गुणांक को हम लोग न्यू द्वारा दर्शाते हैं, और न्यू बराबर क्या होता है सर, F/r, यही होता ना। तो सर F/r होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर मेरे को न्यू का मान निकालना है सबसे मेन बात, किसका मान निकालना, मेरे को न्यू का मान निकालना है। तो बेटा न्यू का मान मेरे को यहाँ पर निकालना है, तो न्यू तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया सर, देखो कितना मेरे पास mg sin थीटा है ना। ठीक है सर, r कितना मेरे पास mg cos थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये mg के ऊपर समान ही है, नीचे ऊपर समान है, तो दोनों को मैंने काट दिया मैंने, चूंकि sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है बेटा tan थीटा, ये हमने पहले पढ़ा चुका हूँ, नवीं दसवीं में तो ये पढ़ा ना कि sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पर न्यू बराबर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर न्यू बराबर, यहाँ पर डायरेक्ट मैं tan थीटा ले सकता हूँ, tan थीटा लिख दिया मैंने, यहाँ पर कोई दिक्कत है ही नहीं, tan थीटा लिख दिया ना मैंने यहाँ पर।
लिख दिया ना, हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है इसको ध्यान से देखना, मैं एक चीज लिख रहा हूँ यहाँ पर बहुत अच्छी शानदार चीज। सर ये थीटा कौन सा हो गया? सर थीटा मेरा ये आ गया, थीटा मेरा ये आ गया। आप इसको ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर एक परिभाषा निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा यहाँ से। देखो सर घर्षण गुणांक का मान, बात को ध्यान से सुनना आप लोग। सर घर्षण गुणांक, अब ये तो घर्षण गुणांक ही था ना मेरा, न्यू बराबर क्या था? घर्षण गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मान हमेशा एंगल ऑफ रिपोज की ज्यादा के बराबर होता है। सर ये यहाँ पर क्या देखा हमको? tan थीटा देखा है, इसको किया जाए मैंने ज्या, tan थीटा को मैंने क्या कह दिया? ज्या। वो ये tan को क्या कह दिया मैंने? ज्या। वो थीटा मेरा एंगल ऑफ रिपोज हो गया मेरा। तो लिख सकते हैं हम लोग कि घर्षण गुणांक का मान हमेशा विराम कोण की ज्या के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं हमने, देखो घर्षण गुणांक का मान, घर्षण गुणांक हमेशा विराम कोण की ज्या के बराबर होता है, ज्या के बराबर होता है। अरे बेटा देखो ना यार, ये हो गया मेरे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ना, और जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है ना वो एंगल ऑफ रिपोज की ज्या के बराबर होता है। देखो यहाँ पर बराबर के चिन्ह दिख रहा है मेरे को। एक वन डे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार ध्यान देना बेटा, न्यू बराबर क्या था मेरे पास? देखो अगर क्वेश्चन में अगर हमको जहां पर न्यूमेरिकल्स करेंगे ना हम लोग, सर अगर न्यू का मान दे दिया हमको 0.25 दे दिया है ना, 0.25 दे दिया, तो उसने क्वेश्चन में पूछा क्या हम लोगों को कि एंगल ऑफ रिपोज को फाइंड आउट करो, एंगल ऑफ रिपोज को फाइंड आउट करो, यानी उसने पूछा थीटा को निकालो आप लोग, थीटा का निकालो। तो बेटा इस फॉर्मूले को यहाँ पर मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं। सर यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा न्यू tan इनवर्स -1, ये हो जाएगा ना। अरे tan को उसके नीचे ले आओ, यहाँ पर बट्टे में अगर कोई संख्या बट्टे में हो तो ऊपर जाने पर माइनस में हो जाती है। कर भी देखो हम लोगों ने, तो यहाँ से थीटा का मान कितना हो जाएगा? न्यू tan -1 tan इनवर्स हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं हम लोग? tan इनवर्स कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इतनी चीजें उतारो अभी। आगे हमको लिखना है, आगे हम लोगों को लिखना है यहाँ पर क्या लिखना है सर? कि हेडिंग डालो घर्षण कोण तथा विराम कोण के बीच संबंध, यानी कह सकते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। यानी देखो आप ध्यान से सुनना कि घर्षण कोण तथा विराम कोण के बीच हम लोग अभी संबंध डिस्कस कर रहे हैं। सर जस्ट हम लोगों ने थीटा बराबर क्या निकाला? सर न्यू tan इनवर्स निकाला हम लोगों ने, जिसमें सर थीटा बराबर था मेरे पास एंगल ऑफ रिपोज, यही था ना मेरे पास। अरे इसे जस्ट पहले हमने यही तो करा कि थीटा बराबर न्यू tan इनवर्स -1, ठीक है। अगर सर यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। सर हम लोगों ने क्या हम लोगों ने क्या, चलो ये समझ में नहीं आएगा, देखो
सर इधर देख लो आप लोग, सर न्यू बराबर क्या निकाला था हम लोगों ने? अभी टेन थीटा निकाला था ना, टेन थीटा निकाला था यहाँ पर न्यू बराबर, ठीक है। इसमें थीटा हो गया मेरे पास एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज हो गया। तो सर ये न्यू बराबर क्या था मेरे पास? कॉपी सीएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण गुणांक, यानी घर्षण गुणांक, ठीक है। आगे सर न्यू का मान कितना होता है? सर न्यू का मान हमने बराबर टेन थीटा लिखा होना, तो बेटा एक बार ध्यान देना कि जो न्यू बराबर होता है ना वो टेन फाई के बराबर भी होता है। यानी अगर मैं विराम कोण की बात कर ले तो विराम कोण हमेशा टेन थीटा के बराबर होगा, लेकिन वहीं पर अगर मैं घर्षण कोण की बात करूं तो घर्षण कोण हमेशा टेन फाई के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सर मैं लिख दूं, सर न्यू की जगह टेन फाई लिख सकता हूँ यहाँ पर, सर न्यू की जगह लिख दिया मैंने यहाँ पर टेन फाई बराबर, सर ये हो गया मेरे पास टेन थीटा, टेन थीटा हो गया ना सर। ये टेन से टेन मेरा गया, बचा क्या सर? इधर तो बचा मेरे पास फाई और इधर क्या बचा मेरे पास थीटा। तो एक बात ध्यान देना कि एंगल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। एक बात तो ध्यान देना इधर देखो कि सर घर्षण कोण है ना, घर्षण गुणांक और एंगल और विराम कोण हमेशा दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये हमने यहाँ से इसको सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन क्या बनेगा कि घर्षण कोण तो विराम कोण के बीच संबंध दर्शाइए, तो बेटा हमने यहाँ पर संबंध दर्शा दिया, क्या दर्शाएंगे सर? घर्षण गुणांक का मान हमेशा विराम कोण के बराबर होता है, ठीक है। देखो हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है।